because anybody who understands the history of secularism will tell you that secularism is political conversion. Its job is to sever your roots, your connection with your roots. Its entire purpose is to make sure that you forget your past. And it becomes the new religion because humankind cannot survive without religion. Therefore, secularism has become the new religion, unfortunately. In this video, J. Sai Deepak is raising three important questions regarding Indian secularism. And I think these questions are completely based on misunderstanding or false understanding regarding Indian secularism. The first question is it Indian secularism a political conversion? And the second question is that, is it Indian secularism becoming a new religion? And the third question that is very crucial for our whole discussion is it Indian secularism separating people from their culture and religion? My answer to all these questions would be no. Neither Indian secularism is separating people from their own culture and religion, nor it is a new religion, nor it is a political conversion. Then question arises, what is Indian secularism? For this, I am going to discuss a book called Reimagining Indian Secularism, written by Rajiv Bhargava. So, hello दोस्तों, I am Amit Kumar, a PhD candidate in University of Allahabad. So, I am going to divide this discussion in two parts. The first, in first part, I am going to deal with what is meaning of religion in Europe and how it is different when it comes to Indian context. एंड तीसरा क्वेश्चन जो इसमें मैं बात करूँगा, इंडियन सेकुलरिज्म क्या है, कैसे ये वेस्ट के सेकुलरिज्म से अलग है। जो दूसरा पार्ट होगा इस वीडियो का, मैं उसमें सीधे इस बात पे बात करूँगा कि कैसे इंडियन सेकुलरिज्म कोई पॉलिटिकल कन्वर्जन नहीं है, कोई न्यू रिलीजन नहीं, ये लोगों को उनके धर्म और कल्चर से अलग नहीं करता, बल्कि उन्हें एक मोर एप्रोप्रिएट वे देता है अपने रिलीजन को और अपने कल्चर को परफॉर्म करने का। तो ये दो भाग में ये पूरा लेक्चर डिवाइड होगा, ये डिस्कशन पूरा डिवाइड होगा। तो पहले भाग की शुरुआत करते हैं। तो पहले भाग में राजीव भार्गवा ये तर्क देते हैं, मतलब पहला तर्क जो राजीव भार्गवा का ये है, दोज हु आर आर्गिंग रिलीजन एंड सेकुलरिज्म बोथ आर एलियन कंसेप्ट टू इंडिया, दे शुड रीथिंक अबाउट इट। राजीव भार्गवा इस बात से डिनाई नहीं करते हैं कि रिलीजन इंडिया के लिए एक एलियन कंसेप्ट है, बट उसके साथ ये भी कहते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म भी इंडिया के लिए एक एलियन कंसेप्ट है, एक बाहर से आया हुआ कंसेप्ट है, वो कहते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं उनको रीथिंक करने की जरूरत है। राजीव भार्गवा ऐसा क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि जब यूरोप में सेकुलरिज्म का मीनिंग एक नहीं है। सेकुलरिज्म, सिंपल वर्ड में सेकुलरिज्म क्या है कि स्टेट और रिलीजन के बीच में जो संबंध होगा उसे सेकुलरिज्म का नाम देते हैं। जब यूरोप में सेकुलरिज्म का मीनिंग एक नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म ही इंडियन सेकुलरिज्म है, या फिर वेस्टर्न सेकुलरिज्म से इंडियन सेकुलरिज्म आया है। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रांस में जो सेकुलरिज्म है उसमें ये है कि आप अपना रिलीजन पब्लिक स्फीयर में परफॉर्म नहीं कर सकते, आपका रिलीजन आप प्राइवेट स्पेस में फॉलो कर सकते हैं। आप फ्रांस में आप ना तो कोई आप कोई ऐसे रिलीजियस सिंबल अपने चेहरे पे या कहीं भी बना के पब्लिक में घूम सकते हैं या कुछ नहीं, आप अपना रिलीजन पब्लिक स्पेस में फॉलो ही नहीं कर सकते, वो आपका प्राइवेट मैटर, आप उसे प्राइवेट डोमेन में ही फॉलो कर सकते हैं। दूसरा कंट्री अमेरिका में भी स्टेट जो है आपके रिलीजन में बिल्कुल इंटरव्यू नहीं करेगा यदि आपका रिलीजन अमेरिका के लॉ एंड ऑर्डर में कोई हस्तक्षेप ना करे या फिर कोई बाधा ना बने। तीसरा जो कंट्री है इंग्लैंड में क्या है कि स्टेट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने रिलीजन को इजीली परफॉर्म करें। तो यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में जब सेकुलरिज्म का मीनिंग अलग है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म ही इंडियन सेकुलरिज्म है या फिर वेस्टर्न सेकुलरिज्म से इंडियन सेकुलरिज्म आया। दूसरा आर्गुमेंट जो राजीव भार्गवा देते हैं कि जो मीनिंग रिलीजन का यूरोप में था, उस मीनिंग के हिसाब से इंडिया में कभी रिलीजन था ही नहीं।
इसके लिए राजीव भार्गव एक टर्म यूज करते हैं, प्राइमरी रिलीजन, या उसे वो सनातनी संस्कृति कहते हैं। तो यूरोप में रिलीजन क्या था, इसके लिए राजीव भार्गव 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देते हैं। जो पहला कंसेप्ट है वो है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन एथिकल रिलीजन एंड सोशल रिलीजन। एथिकल रिलीजन मीन्स मतलब कि आप गॉड को कैसे टीच करेंगे, आप कैसे उन तक पहुंचेंगे, कैसे उनसे प्रार्थना करेंगे, कैसे आपके मैनर्स होंगे गॉड से कम्युनिकेट करने का, उसे वो एथिकल रिलीजन बोलते हैं। सोशल रिलीजन ये है कि आप सोसाइटी में जब लोगों से रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे, किसी से विवाह करेंगे, किसी के साथ बुलाएंगे, तो आप कौन से सोशल नॉर्म्स फॉलो करेंगे, अजी भर वो इसको सोशल रिलीजन बोलते हैं। तो बोलते हैं कि यूरोप में जो है, यूरोप में बहुत ही स्ट्रांग रिलेशनशिप था एथिकल रिलीजन और सोशल रिलीजन के बीच में। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल देते हैं लैटिन क्रिश्चियनिटी का, लैटिन क्रिश्चियनिटी जो है जो लैटिन क्रिश्चियनिटी जब वो सोसाइटल नाम्स पे है तो फ्यूडलिज्म को फॉलो करती थी। अगर आप लैटिन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं तो आपको फ्यूडलिज्म फॉलो ही करना पड़ेगा। अगर आप रोमन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, जो रोमन क्रिश्चियनिटी आपको सोशल नॉर्म्स देती है उसे फॉलो करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि आप जैसे एथिकल रिलीजन बदलेंगे, आपका सोशल रिलीजन बदल जाएगा। दूसरा कंसेप्ट जो राजीव भार्गव बताते हैं यूरोप में रिलीजन के मीनिंग का, वो कि वहाँ स्टेट डिसाइड करता था कि आपका रिलीजन क्या होगा। आप यदि एक टेरिटरी जो किसी राजा ने जीत लिया है तो वो डिसाइड करेगा कि वहाँ का रिलीजन क्या होगा, कि वहाँ पर किस तरह की क्रिश्चियनिटी होगी, ऑर्थोडॉक्स होगी, किस तरह की क्रिश्चियनिटी होगी। तो पूरी तरह स्टेट का पावर है, स्टेट के हाथों में है कि वो डिसाइड करेगा कि क्या रिलीजन होगा। तीसरा जो राजीव भार्गव कंसेप्ट देते हैं यूरोप में रिलीजन के मीनिंग का, वो है इम्फेटिक आइडिया ऑफ ट्रुथ, जिसमें वो कहते हैं कि यूरोप में रिलीजन का मीनिंग ये था कि माई गॉड इज सुपीरियर एंड ऑल गॉड्स आर फॉल्स। तो ये 3 प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन एथिकल रिलीजन एंड सोशल रिलीजन, एंड दूसरा जो कंसेप्ट है कि स्टेट इज empowered टू डिसाइड what would be the religion of people, and the third concept is emphatic idea of truth। राजीव भार्गव कहते हैं कि इन तीनों कंसेप्ट के हिसाब से अगर ये तीनों कंसेप्ट आप इंडियन कंटेक्स्ट में लाएंगे तो जो रिलीजन का मीनिंग यूरोप में वो रिलीजन इंडिया में था ही नहीं। पहला कंसेप्ट हम लेते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन एथिकल रिलीजन एंड सोशल रिलीजन। इंडिया में क्या था कि आप कोई भी एथिकल रिलीजन अपना लीजिए, चाहे आप कृष्ण की पूजा करिए, चाहे आप राम की पूजा करिए, चाहे आप कबीर की पूजा करिए, चाहे आप बुद्ध की पूजा करिए, चाहे जैन की पूजा करिए, जैन महावीर की पूजा करिए, आप कोई भी एथिकल रिलीजन अपना लीजिए, आपका सोशल रिलीजन कभी नहीं बदलेगा। कहने का मतलब कि आप जिस वर्ण सिस्टम से आते हैं आप वहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर वैश्य हैं या शूद्र हैं, अगर आप दूसरा एथिकल रिलीजन अपनाते हैं तो आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा या डिग्रेडेशन हो जाएगा। आपका सोशल रिलीजन कभी नहीं बदलेगा। आप मल्टीपल एथिकल रिलीजन बदल सकते हैं, क्योंकि यूरोप में नहीं था। अगर यूरोप में आप नया एथिकल रिलीजन ले रहे हैं तो आपको उसके हिसाब से सोशल रिलीजन भी फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा जो कंसेप्ट है कि यूरोप में था कि स्टेट डिसाइड करता था कि लोगों का रिलीजन क्या होगा। इंडिया में ऐसा कभी नहीं था। आप हिस्ट्री उठाइए, आप जो 16 जनपद वहां से हिस्ट्री लीजिए और मुगल काल तक लीजिए, स्टेट ने कभी डिसाइड नहीं किया कि लोगों का रिलीजन क्या होगा। रिलीजन हमेशा लोग डिसाइड करते थे कि क्या होगा। हाँ, भले ही जो राजा थे उन्होंने पैटर्नस दिया किसी रिलीजन को, पर उन्होंने उस रिलीजन को इम्पोज नहीं किया लोगों पे कि नहीं तुम यही रिलीजन फॉलो करो। एग्जाम्पल के तौर पे अभी एग्जाम्पल के तौर पे अभी तो ऐसे बहुत सा डिस्कशन आता है कि औरंगजेब जो है वो ऐसा राजा था वैसा राजा था, मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें बार बार डिबेट में आती रहती है। तो ऐसे बहुत से लोग जो मतलब ऐसा मानते हैं कि स्टेट के आने से जो है जो ये कम्युनिज्म का प्रॉब्लम है वो आया है। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो हम दूसरे पार्ट में डिस्कशन करेंगे। जो तीसरा कंसेप्ट है वो है इम्फेटिक आइडिया ऑफ ट्रूथ। राजीव भार्गव कहते हैं कि इंडियन कंटेक्स्ट में इम्फेटिक आइडिया ऑफ ट्रूथ कभी था ही नहीं। मतलब इंडियन सोसाइटी या इंडियन हिस्ट्री में ऐसा कभी क्लेम ही नहीं हुआ कि माई गॉड इज सुपीरियर एंड ऑल गॉड्स आर फॉल्स। एग्जाम्पल के तौर पर अभी कभी आप गाँव वगैरह में जाएंगे तो ये देखेंगे कि एक आदमी मतलब ऐसे जो एक किसी घर में जाएंगे कभी कभी ऐसा मतलब बहुत रेयर है, फिर भी ऐसा दिखता है कि एक आदमी जो कृष्ण की पूजा करता है, जो राम की पूजा करता है, वो बुद्ध का भी फोटो लगाया है अपने घर में, वो कबीर का भी फोटो लगाया है अपने घर में। तो इंडियन सोसाइटी में हमेशा एक तरह का एसामिलेशन था, मतलब आपस में देवी देवता मतलब जो भी जो गॉड्स हैं उनका आपस में एक साहचर्य था, उनमें हायरार्की नहीं थी। जैसे कि एग्जाम्पल जैसे विष्णु के कई अवतार है, जैसे एक अवतार राम का अवतार है, एक कृष्ण का अवतार है।
तो ऐसा नहीं कि जो कृष्ण की पूजा करता है या फिर जो राम की पूजा करता है उनमें कोई सुपीरियर है, इन्फीरियर है। इनमें आपस में क्या सचर है, जबकि यूरोपियन सोसाइटी में ऐसा नहीं है। यूरोप में जो रिलीजन का मीनिंग वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ इम्पेरेटिव आइडिया अप्रोच चल रहा है, ओनली वन गॉड इज सुपीरियर एंड ऑल गॉड्स आर फॉल्स। और राजू भार्गव कहते हैं कि ये कंसेप्ट जो आज का मिडल ईस्ट है या फिर वेस्ट एशिया है, वहाँ के जो कल्ट्स थे, वहाँ के जो सिविलाइजेशन थी, उसमें ये पहले आइडिया आया। तो इन तीनों कंसेप्ट के हिसाब से, और हाँ, ये जो तीनों प्रिंसिपल हैं, इन्हीं तीनों यूरोप में इन तीनों प्रिंसिपल के अगेंस्ट जो मूवमेंट आया उसे वेस्ट में सेकुलरिज्म का नाम दिया गया। लेकिन इंडिया में जो सिचुएशन है, जो यूरोप में जो रिलीजन का मीनिंग है उससे डिफरेंट है बिल्कुल, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो स्टेट ने चुना उसे बोलते हैं इंडियन सेकुलरिज्म। तो इंडियन सेकुलरिज्म जो यूरोप में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन एथिकल रिलीजन और सोशल रिलीजन है, यूरोप में सेकुलरिज्म इसको खत्म करने की बात करता है, जबकि इंडिया में जो है सेकुलरिज्म जो एथिकल रिलीजन, जो पहले से ही एथिकल रिलीजन सोशल रिलीजन में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, उसको आगे बढ़ाने की बात करता है। इंडियन सेकुलरिज्म ये नहीं कहता कि स्टेट जो है डिसाइड करे कि लोगों का रिलीजन क्या होगा, जो पहले से ही था, स्टेट कभी नहीं डिसाइड किया। तो इंडियन सेकुलरिज्म इस चीज को आगे बढ़ाने की बात करता है, जबकि यूरोप में देखेंगे वेस्टर्न सेकुलरिज्म क्या कर रहा है, जो उनके रिलीजन कंसेप्ट था कि स्टेट डिसाइड करे कि रिलीजन, इसका रिलीजन क्या होगा, उसको खत्म करने के लिए मूवमेंट आया है वेस्टर्न सेकुलरिज्म। जो तीसरा कंसेप्ट है इंडियन सोसाइटी में कि जो इम्फेटिक आइडिया ट्रूथ नहीं है, इंडियन सेकुलरिज्म उसको बढ़ाता है कि आप पर्टिकुलर रीजन से ये क्लेम नहीं करेंगे कि आपका गार्ड सुपीरियर है, बाकी सबके गार्ड इन्फीरियर है। तो यूरोप में क्या है कि इसके अगेंस्ट जो मूवमेंट आ रहा है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है, जबकि इंडियन सोसाइटी में इस जो पहले से एग्जिस्टिंग ये फिनोमेना इंडियन सोसाइटी को, उसको आगे बढ़ाने के लिए इंडियन सेकुलरिज्म आ रहा है। तो ये तीन मेन प्रिंसिपल है। हालांकि राजू भार्गव और भी चीज़ों पर बात करते हैं, और ये तीन मेन प्रिंसिपल है जिसमें बताते हैं कि राजू भार्गव बताते हैं कि जो मीनिंग रिलीजन का यूरोप में था उस हिसाब से इंडियन सोसाइटी या इंडियन हिस्ट्री में रिलीजन था ही नहीं। तो इंडियन सोसाइटी में क्या था, उसे वो टर्म देते हैं सनातन संस्कृति या फिर प्राइमरी रिलीजन, और यूरोप में जो रिलीजन था उसे राजू भार्गव बोलते हैं सेकेंडरी रिलीजन। ये मतलब एक मोटा मोटी डिस्क्रिप्शन है यूरोप में रिलीजन का मीनिंग का, और इंडियन में जो रीजन नहीं उस मीनिंग के हिसाब से देखा जाए। तो इंडियन सेकुलरिज्म, तो इंडियन सेकुलरिज्म का पहला ब्लॉक है, जो फाउंडेशन ब्लॉक है, वो स्टेब्लिश करने की कोशिश करता है कि एथिकल रिलीजन और सोशल रिलीजन में कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं होगी, और स्टेट नहीं डिसाइड करेगा कि लोगों का रिलीजन क्या होगा, यहाँ कोई एम्फेटिक आइडिया ट्रूथ नहीं होगा। और राजू भार्गव बताते हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म को समझाने के लिए वो एक कंसेप्ट देते हैं प्रिंसिपल डिस्टेंस। इसको समझने के लिए हमें पहले दो और चीज़ों को समझने की जरूरत है। पहला वो बताते हैं कि इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, दूसरा इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन बताते हैं कि विद इन द रिलीजन स्टेट जो है, जो हायरार्की के बेस पे जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो रिप्रेसिव एंड डिग्रेसिव ट्रेडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसको खत्म करने का प्रयास करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिकल 17 जो है, जो अनटचेबिलिटी एबोलिश करने की बात करता है, अभी रिसेंटली ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित कर दिया गया, जिसको बैन लगा दिया गया। तो ये इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन का एग्जाम्पल है, जिसमें विद इन द रिलीजन हायरार्की के नाम पे, वो हायरार्की कास्ट के नाम पे हो सकती है, जेंडर के नाम पे होती है, डिफरेंट वेरिएबल के नाम पे हो सकती है, उसको स्टेट खत्म करने की कोशिश करेगा। दूसरा है इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, जिसमें स्टेट रिलीजन के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। कहने का मतलब ये कि अगर स्टेट कोई टैक्स बना रहा है, कोई टैक्स लगा रहा है, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि ये टैक्स बस हिंदुओं के लिए होगा, बस जो इस्लाम फॉलो करते हैं, जो क्रिश्चियन है उनके लिए होगा, वो ऐसा नहीं करेगा। वो सबके लिए एक जैसा पॉलिसी बनाएगा। और दो दो रीजन, जो दो लोग हैं, जो दो अलग अलग रीजन को फॉलो करते हैं, वो एक दूसरे पे डोमिनेट ना करें। कहने का मतलब क्रिश्चियन ऐसा ना करें कि किसी और रिलीजन को के ऊपर वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें रिलीजन के बेस पे, या फिर हिंदू लोग मुस्लिम लोगों पे डोमिनेट करने की कोशिश करें, या फिर मुस्लिम लोग हिंदू लोगों पे डोमिनेट करें। स्टेट इसको भी रोकेगा, और अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है तो स्टेट उसको रोकेगा, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो। तो इंडियन सेकुलरिज्म, जो पहले के तीन फाउंडेशन कंसेप्ट है जो राजू भार्गव बताते हैं, उसको जो इंडियन सोसाइटी में प्री गिवन है उसको आगे बढ़ाने की बात करता है, जबकि वेस्टर्न सेकुलरिज्म इनको खत्म करने की बात करता है। तो प्रिंसिपल डिस्टेंस, तो राजू भार्गव इंडियन सेकुलरिज्म समझाने के लिए प्रिंसिपल डिस्टेंस का सहारा लेते हैं। तो प्रिंसिपल डिस्टेंस में क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल ऐसे आप इमेजिन करिए कि एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर में स्टेट का सेकुलरिज्म है, और मतलब और किनारे किनारे रिलीजन्स है। तो स्टेट सबसे एक समान दूरी पे
बैठा हुआ है, एक मतलब एक अपनी पोजीशन एस्टेब्लिश किए बैठा हुआ है। स्टेट कभी इंटरव्यू नहीं करेगा। कब करेगा? जब इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन की बात आएगी, जब इंटर रिलीजियस डोमिनेशन की बात आएगी। तो स्टेट ऐसे एक प्रिंसिपल डिस्टेंस पे है जो जब चाहे किसी भी रिलीजन से जो इंडिया में है, जो इंडिया में प्रैक्टिस होता है, अगर उसमें इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, जिसमें कास्ट के नाम पे, जेंडर के नाम पे या अदर सोशल वेरिएबल के नाम पे कोई रिप्रेसिव या फिर रेग्रेसिव या फिर एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस चल रही हैं, तो स्टेट उससे इंगेज कर सकता है। दूसरा, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन के मुद्दे पर अगर कोई एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो स्टेट इसके नाम पे भी रिलीजन से इंगेज कर सकता है। कहने का मतलब राजू भारत जो प्रिंसिपल डिस्टेंस है उसमें ये है कि स्टेट सभी रिलीजनों से एक प्रिंसिपल दूरी पे है, एक समान दूरी पे है सारे रिलीजन से, और वो जब चाहे तब इंटर रिलीजियस डोमिनेशन के नाम पे, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन के नाम पे रिलीजन से इंगेज और डिसएंगेज कर सकता है। तो ये इंडियन सेकुलरिज्म वेस्ट के सेकुलरिज्म से कंप्लीटली अलग है। वहाँ सेकुलरिज्म जो तीन कंसेप्ट जो राजू भागवत बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन एथिकल रिलीजन एंड सोशल रिलीजन, सेकेंड की स्टेट डिसाइड नहीं करेगा कि लोगों का रिलीजन क्या हुआ, थर्ड एम्पैथिक आइडिया टू, इनके अगेंस्ट जो मूवमेंट हुआ उसको वेस्ट में सेकुलरिज्म का नाम दिया गया। इंडियन सेकुलरिज्म में जो प्री गिवन इंडियन सोसाइटी का नेचर उसको आगे बढ़ाने के लिए जो 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 प्रिंसिपल स्टेट ने अपनाया उसे इंडियन सेकुलरिज्म नाम दिया गया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म ही इंडियन सेकुलरिज्म है, या फिर इंडियन सेकुलरिज्म का कंसेप्ट वेस्टर्न सेकुलरिज्म से आया है? तो ये रहा पहला भाग। दूसरे भाग में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो शुरू में जे साईं दीपक वो ये कह रहे थे कि हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कैसे इंडियन सेकुलरिज्म लोगों को एक नया तरीका प्रदान करता है कि कैसे वो अपने रिलीजन को और अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। ये कोई पॉलिटिकल कन्वर्जन या लोगों को अपने धर्म या कल्चर से अलग नहीं करता है, ये कोई नया रिलीजन नहीं है। तो इसकी